चलिए हेडिंग दीजिए, रक्त परिसंचरण तंत्र से आगे हम लोग बढ़ेंगे। नहीं, प्लेटलेट्स, आज प्लेटलेट्स पर चर्चा होगी। हेडिंग दीजिए, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इससे पहले हम लोग WBC देखे हैं, RBC देखे हैं, प्लाज्मा देखे हैं। अब थोड़ा सा प्लेटलेट्स के बारे में लिख लीजिए 2 लाइन। प्लेटलेट्स केवल मनुष्य एवं स्तनधारी वर्ग, मनुष्य एवं स्तनधारी वर्ग वैसे वर्गों को कहा जाता है जो बच्चा जन्म देता है। नहीं, अंडा देने वाले को नहीं, बच्चा जन्म देने वाले को ही स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। तो मनुष्य भी बच्चा देता है, मनुष्य अंडा देता है, बच्चा देता है। तो मनुष्य एवं स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाई जाती है, के रुधिर में पाई जाती है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, RBC में केंद्रक होता है कि नहीं होता है? RBC में केंद्रक नहीं होता है, WBC में केंद्रक होता है। उसी तरह प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। लिखेंगे, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। कई एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, RBC में केंद्रक है कि नहीं, WBC में केंद्रक है कि नहीं, प्लेटलेट्स में केंद्रक है कि नहीं, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख मिमी क्यू का पावर 3 mm पर पावर 3 में पाया जाता है तथा इसकी आकृति, अगला पॉइंट बना लीजिएगा, प्लेटलेट्स की आकृति गोलाकार या डिस्क नुमा होती है। डिस्क भी तो लगभग गोल टाइप का ही होता है। इसकी आकृति, प्लेटलेट्स की आकृति गोलाकार या डिस्क नुमा होता है। होगा नेक्स्ट पॉइंट, रक्त बिंबाणु ब्लड कर्पकल्स में, रक्त बिंबाणु में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होता है। मतलब प्लेटलेट्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा है? तरंगहीन है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटलेट्स का निर्माण मेरुरज्जु, जो बैकबोन होता है उसी के पास होता है, मेरुरज्जु की मेरुरज्जु की मेगाकैरियोटिक नामक दीर्घ कोशिकाओं, मतलब बड़ी कोशिका नामक दीर्घ कोशिकाओं, लार्ज सेल, तथा अस्थि मज्जा में होता है।
प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा में होता है, और दूसरा मेरु रज्जु में जो मेगा कैरियोटिक कोशिका होता है, जो बड़ी कोशिका होती है, इस दोनों में इसका निर्माण होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटलेट्स का जीवन काल, प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 दिन से 5 दिन का होता है, तथा इसकी मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में हो जाती है। ठीक है, बस। अब प्लीहा क्या होता है तो लिखिएगा, प्लीहा के बारे में लिखिए। प्लीहा या स्प्लीन शरीर का एक अंग होता है। प्लीहा या स्प्लीन शरीर का एक अंग होता है जो रीढ़, बैकबोन, जो रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। जो रीढ़धारी प्राणियों मतलब जो ऐसे प्राणी जिसके पास रीढ़ है, बैकबोन है, रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है, तो रीढ़ तो मनुष्य के पास भी है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में प्लीहा पेट में स्थित होता है। जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको हम बताएंगे कि प्लीहा किस जगह पे है। पेट में स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लीहा पुरानी आरबीसी को नष्ट कर देता है। प्लीहा पुरानी आरबीसी को नष्ट कर देता है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को इसीलिए कहा जाता है। आरबीसी का कब्र कहा जाता है प्लीहा को। तो पुरानी आरबीसी को नष्ट कर देता है तथा रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करके रखता है कि रक्त ज्यादा शरीर में फ्लो ना हो जाए। साथ ही प्लीहा रक्त का भंडारण भी करता है, मतलब ब्लड अपने पास स्टोर करके भी रखता है। मान लो किसी व्यक्ति का हाथ कट गया, माथा उथा फट गया, एक्सीडेंट हो गया, और उस समय जब शरीर से ब्लड निकला तो एट ए टाइम तो ब्लड नहीं चढ़ता है, लेकिन उस समय शरीर में जो ब्लड कमा, उसकी कमी की पूर्ति कौन करेगा? तो यही प्लीहा करेगा। जो ब्लड अपने पास वह जो स्टोर करके रखे हुए हैं, जो संचय करके रखे हुए हैं, वही ब्लड एट ए टाइम वह शरीर को दे देता है, ताकि शरीर में प्रॉपर रूप से श्वसन का काम जो है और परिसंचरण का काम जो है वो दोनों सुचारू रूप से चलता रहे, और किसी भी तरह की घटना उस व्यक्ति के साथ मतलब हताहत की न हो। तो क्या लिखे हैं? रक्त का भंडारण भी करता है। इसीलिए प्लीहा स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इसीलिए प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसका क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, या कशेरु जो है, मेरुरज्जु है, उसका मेगा कैरियोटिक कोशिका में होता है। लेकिन जो बच्चा माँ की गर्भ में है तो उसके शरीर में तो अभी अस्थि मज्जा है नहीं, तो फिर इसका निर्माण कहाँ होगा? तो लिखिएगा, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण, ब्लड का निर्माण, रक्त का निर्माण भी प्लीहा के द्वारा ही किया जाता है।
प्लीहा के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही यह रक्त के थक्का बनने में भी मदद करता है। रक्त का थक्का बनने का मतलब होता है कि किसी भी तरह से अगर शरीर का कोई अंग कट फट जाता है और वहाँ से जब ब्लड निकलने लगता है तो उस ब्लड के बहाव को रोक देना। मतलब कहीं से अगर कटा और वहाँ से ब्लड निकलने लगा तो आप देखिएगा कि ब्लड थोड़ा देर में अपने आप वहाँ से बहना बंद हो जाता है। यही ब्लड का क्लॉटिंग कहलाता है या ब्लड का थक्का बनना कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे यह रक्त के थक्का बनने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर पाया जाने वाला क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि प्लेटलेट जो है वो स्तनधारी में पाया जा रहा है, तब पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। पृथ्वी पर कहने का मतलब है जल और स्थल दोनों को मिला के सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। जबकि भूमि पर, ये जो धरातल पर जिस पर हम आप खड़े हैं, जबकि भूमि पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी हाथी है। हाथी बच्चा देता है कि अंडा देता है? हाथी भी बच्चा ही देता है। हाथी का भी बच्चा हाथी जैसा होता है नहीं, ये सबसे बड़ा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटा स्तनधारी चूहा या छुछुंदर, चूहा या छुछुंदर होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डेंगू, ज्वार, टाइफाइड, डेंगू, ज्वार, टाइफाइड इत्यादि बीमारियों में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हम लोग बार बार एक टर्म उस समय से चर्चा कर रहे हैं, रक्त का थक्का बनना, ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या होता है तो लिखिएगा, रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग। हाँ, टॉपिक दीजिए हेडिंग, रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग। लिखिएगा, रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना एक जटिल रासायनिक क्रिया है। कैसा क्रिया है? तो रासायनिक क्रिया है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी होवेल स्पष्ट जानकारी होवेल नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। होवेल नामक विद्वान या वैज्ञानिक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त का थक्का बनने की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होता है। रक्त का थक्का बनने की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण में लिखेंगे प्रोथ्राम्बिन
प्रोथाम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथाम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम, प्रोथाम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम इज इक्वल टू थ्रोम्बिन, इज इक्वल टू थ्रोम्बिन। यानी कि पहले चरण में प्रोथाम्बिन रक्त में है, पढ़े ना प्रोथाम्बिन के बारे में और फाइब्रिनोजन के बारे में। तो प्रोथाम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, ये जब तीनों एक साथ मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? थ्रोम्बिन का निर्माण करेगा। अब दूसरा चरण में क्या होगा? तो पहले का जो उत्पाद हो गया बाई प्रोडक्ट क्या हो गया? थ्रोम्बिन। लिखिए थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू फाइब्रिन। ये दोनों जब संयोग करेगा तो बनाएगा फाइब्रिन। ठीक है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन जब दोनों आपस में संयुक्त होंगे तो क्या निर्माण करेगा? फाइब्रिन का निर्माण करेगा। और उसके बाद तीसरा चरण शुरू होगा। तो तीसरे चरण में बाय प्रोडक्ट क्या है? फाइब्रिन। दूसरा वाला लिखिए फाइब्रिन प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, फाइब्रिन प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस आरबीसी इज इक्वल टू स्कंदन या क्लॉटिंग, स्कंदन या थक्का बनना या ब्लड का क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कितने चरण में संपन्न होता है? 3 चरण में। पहले चरण में क्या क्या मिलता है? प्रोथाम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम। जब ये तीनों संयुक्त होता है तो निर्माण करता है किसका? थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। दूसरे चरण में थ्रोम्बिन प्रतिक्रिया करता है किसके साथ? फाइब्रिनोजन के साथ। तो क्या निर्माण करता है? फाइब्रिन का निर्माण करता है। और तीसरे चरण में फाइब्रिन जो है वो आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी के साथ जब संयोग करता है तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, यानी कि स्कंदन हो जाता है। ठीक है, ब्लड का थक्का बन जाता है। अब रक्त जब जमता है शरीर में कहीं पर तो उससे क्या लाभ होता है? तरीके लिखेंगे, अगला हेडिंग दीजिए, रक्त जमने से लाभ। रक्त के जमने से लाभ। तो सबसे पहले लाभ क्या होगा कि मान लो कहीं कट फट गया और वहां से रक्त बहने लगा और वहां पर रक्त क्या हो गया? जम गया। तो ज्यादा रक्त बहेगा कि कम बहेगा? कम बहेगा। यानी कि रक्त का बहाव जब रुकेगा तो शरीर में रक्त की हानि ज्यादा नहीं होगी। तो लिखिएगा पहला, शरीर से रक्त की और अधिक हानि नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। दूसरा, अब समझिए, मान लो कि शरीर का कोई भाग अगर कट फट गया, यहां अगर घाव लग गया, कट गया और यहां से रक्त निकल रहा है, तो बाहर में जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है वो इसकी सहायता से अंदर तो जा सकता है, शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन जैसे ही रक्त का बहाव रुका यानी ब्लड क्लॉटिंग हुआ, वैसे ही अंदर जाने का रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। अर्थात बाहर का कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी विषाणु जो है वह इस माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश अब नहीं करेगा। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चोटग्रस्त भाग। दूसरा पॉइंट, चोटग्रस्त, जहां चोट लगी हुई है, चोटग्रस्त भाग से रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं।
ठीक। और जैसे ही ब्लड का क्लॉटिंग होगा और ये जो खाली स्थान है, जो घाव है, अब सेल क्या करेगा, यहाँ तुरंत तेजी से इसको भरना शुरू कर देगा। भरने के लिए क्या होगा, तो कोशिका का विभाजन शुरू होगा, सेल डिवीजन शुरू होगा, और सेल डिवीजन से ही नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जब नया कोशिका बनेगा तब नया घाव भरेगा। ठीक है, तो लिखिएगा तीसरा फायदा, उत्तक में, उत्तक एंड टिश्यू, उत्तक में घाव भरने की प्रक्रिया, उत्तक में घाव भरने, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्राम्बिन, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में कहाँ होता है, तो यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। यकृत में इसका निर्माण विटामिन के की सहायता से होता है। इसीलिए विटामिन के को रक्त के थक्का बनने में सहायक माना जाता है। वैसे एक्चुअली में देखिएगा तो रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी कौन है, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन, लेकिन इस दोनों का निर्माण कौन करेगा, तो विटामिन के की सहायता से होगा। ठीक, तो फिर रक्त के थक्का बनने में मदद कौन किया, विटामिन के किया। क्योंकि विटामिन के अगर नहीं होगा तो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण में दिक्कत होगी, तो फिर रक्त का थक्का कैसे बनेगा। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः, अगला पॉइंट बना के, सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि रक्त के थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, तो कौन हो जाएगा, ये तो विटामिन है। अगर प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन। ठीक है, लिखिएगा, रक्त के थक्का बनने के लिए फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन उत्तरदायी होता है। हो गया, बस आपका प्लेटलेट्स का काम कंप्लीट। अब हेडिंग दीजिए रक्त का कार्य, रक्त का काम क्या है। रक्त का कार्य लिखिए, पहला, हीमोग्लोबिन की सहायता से रक्त वायुमंडल से अवशोषित ऑक्सीजन O2, अच्छा O3 किसका संकेत होता है, ओजोन का। ठीक है, O2 को शरीर के विभिन्न ऊतकों को पहुंचाता है। ऊतक किसे कहते हैं भाई, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। नहीं तो ऊतक तक यदि ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो कोशिका में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा, कोशिका में ही पहुंचेगा, पहुंचाता है। तथा विमुक्त, यानी कोशिका ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा ना, तो लिखेंगे तथा विमुक्त CO2
को वापस उत्सर्जी अंगों में ले जाता है, वापस उत्सर्जी अंगों में ले जाता है। कौन ले जाएगा? रक्त। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, यानी शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना और सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये दोनों काम किसका है? रक्त का काम है। यह दूसरा, पोषक पदार्थों, पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन्स, इत्यादि का परिवहन, मतलब इन चीजों को एक कोशिका से दूसरे कोशिका के पास, इत्यादि का परिवहन रक्त द्वारा ही संभव होता है। रक्त द्वारा ही संभव होता है। प्रकृति के द्वारा बनाया गया जो हमारा ये शरीर का जो मैकेनिज्म है, इतना बेहतर है और इतना प्रॉपर तरीका से काम करता है कि आप एक बार डीजल डाल देते हैं और दिन भर ही अपना फुक 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 करते रहता है। नहीं, और उतना ही नहीं, वाटर प्रूफ भी है। ईश्वर ने, प्रकृति ने ऐसा यह शरीर बनाया जिसको बाहर के लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। यह अपने अंदर का उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाल लेता है। शरीर के अंदर का पसीना बाहर आ जाता है, लेकिन तुम्हारे बारिश में होने वाला पानी या नदी में नहाने जाते हो उस समय का पानी या तालाब का पानी या स्विमिंग पूल का पानी, उसी कोशिकाओं के छिद्र से जिससे पसीना बाहर निकला है वो पानी अंदर नहीं जाता है। इतना अच्छा सिस्टम बना कर रखे। वन वे है, वन वे नहीं, अंदर का चीज बाहर आएगा लेकिन बाहर का चीज अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोग आदमी अच्छे नहीं हो। तुम हो सकते हो कि कुछ गंदा चीज हमको दे दोगे। कितना बेहतर मैकेनिज्म है। हाँ, लिखो अगला पॉइंट। रक्त शरीर की ऊष्मा, शरीर की जो गर्मी है, शरीर की ऊष्मा अर्थात ताप, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर की ऊष्मा, रक्त जो है शरीर के ऊष्मा या तापमान को नियंत्रित करता है। एक तरह से रेडिएटर का काम करता है। कैसे गाड़ी हीट होता है तो रेडिएटर में पानी डालते हैं, उसी तरह से जो रक्त है वह हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। अगला पॉइंट, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। WBC जीवाणुओं, बैक्टीरिया, विषाणुओं, वायरस इत्यादि का भक्षण कर शरीर को रोगों से बचाता है। मतलब रक्त है, यह हमको बीमारियों से भी बचा रहा है, क्योंकि WBC किसका बचवा है? रक्त का ना। भक्षण कर शरीर को रोगों से बचाता है। अगला पॉइंट, शरीर के घाव को, टूट गया, फूट गया, कट गया, किसी तरह का घाव हो गया, तो शरीर के घाव को भरने का कार्य करता है। और एक और कार्य लिख लीजिए। हम जो भोजन करते हैं और जो भोजन पचता है, तो पचे हुए भोजन को यह अवशोषित करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का भी काम रक्त ही करता है। तो लिखिएगा, यह पचे हुए भोजन को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। अगला, बस अब एक छोटा सा टॉपिक है, लिख लीजिएगा यहीं पर।
स्पिंडल कोशिकाएं, हाँ स्पिंडल कोशिकाएं, स्पिंडल कोशिकाएं, स्पिंडल कोशिकाएं। बोलो लिखिएगा। यह चपटी कैसा होता है? तो चपटी होता है। यह चपटी तरकु रूपी स्पिंडल शेप इसी को बोलते हैं। तरकु रूपी स्पिंडल शेप रूपी कोशिकाएं हैं। इसके कोशिका द्रव्य में कण नहीं होते हैं, कण नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह संरचना में छोटे लिम्फोसाइट्स, संरचना में छोटे लिम्फोसाइट्स से मिलते जुलते हैं। संरचना में छोटे लिम्फोसाइट्स से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका केंद्रक गोल तथा अंडाकार होता है। गोल तथा अंडाकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी कशेरुक जंतुओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पिंडल कोशिकाएं वही कार्य करती है जो स्तनधारियों के रुधिर में प्लेटलेट्स करता है। वही कार्य करती है जो स्तनधारियों के रुधिर में प्लेटलेट्स करता है। हो गया बस। अब हेडिंग दे दीजिए लसिका, छोटा सा टॉपिक है। रक्त से सब थोड़ा अंदर लेकर जाएगा प्लस तो लसिका पर लेकर जाएगा। लसिका लिम्फ, लसिका या लिम्फ लिखिएगा। यह रक्त से मिलता जुलता द्रव्य होता है। लसिका क्या है? तो रक्त के ही जैसा मिलता जुलता द्रव्य है। नेक्स्ट पॉइंट, लसिका के प्लाज्मा में, इसमें भी प्लाज्मा होता है। लसिका के प्लाज्मा में प्रोटीन, ग्लूकोज, जल, एमिनो अम्ल, लवण तथा अन्य खाद्य पदार्थ घुले रहते हैं। लसिका क्या है? तो यह रक्त की तरह एक तरल पदार्थ होता है नहीं, अर्थात लसिका में भी प्लाज्मा पाया जाता है। इसके प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्रोटीन, ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल, लवण तथा अन्य खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट, लसिका प्लाज्मा में
लसिका कणिकाएं जिसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, कणिकाएं, तथा ग्रेन्यूलोसाइट्स तैरते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा, जैसे रक्त में हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी बने हैं और कह रहे हैं कि प्लाज्मा क्या है, तो रक्त की तरह ही तरल पदार्थ है, द्रव्य है। तो रक्त की तरह तो प्लाज्मा यहाँ देख लिए, लेकिन रक्त की तरह आरबीसी लसिका में नहीं होता है। तो लिखिएगा, लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड कर्पकल्स। नहीं पाया जाता है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। लसिका में कार्बोनिक अम्ल का परिवहन होता है। लसिका में कार्बोनिक अम्ल का परिवहन होता है तथा ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होता है। लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट। रक्त परिसंचरण तंत्र की तरह ही शरीर में लसिका परिसंचरण तंत्र भी होता है। लसिका परिसंचरण तंत्र भी होता है, जिसमें लसिका द्रव केवल शरीर के अंगों से हृदय की ओर बहती है। शरीर के अंगों से हृदय की ओर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट। रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट। रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। जबकि लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, लसिका में प्लाज्मा होता है, आरबीसी नहीं होता है, परंतु डब्ल्यूबीसी होता है। तो लिखिएगा, रक्त की तरह ही लसिका में भी डब्ल्यूबीसी अर्थात लिम्फोसाइट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। पुलिसमैन ऑफ द बॉडी किसको कहा जाता है? पुलिसमैन ऑफ द बॉडी किसको? आरबीसी को कि डब्ल्यूबीसी को? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। बाहरी बीमारियों से हमें डब्ल्यूबीसी ही बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट। लसिका कोशिकाएं छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में वसा, जो हम फैट खाते हैं, वसा का भी अवशोषण करता है। छोटी आंत में वसा का भी अवशोषण करता है।
हेलो नेक्स्ट पॉइंट, उत्तक कोशिकाओं के चारों ओर लसिका के रहने से जलीय वातावरण बना रहता है। जलीय वातावरण बना रहता है मतलब तरल पदार्थ के रूप में रहता है ताकि कोशिका के बाहर एवं भीतर परासरण संतुलन बना रहे। हो गया, बस लक्ष्य का कंप्लीट। अब आप हेडिंग दे दीजिएगा प्रतिजन और प्रतिरक्षी, एंटीजन और एंटीबॉडीज। प्रतिजन और प्रतिरक्षी, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है सबसे जान लीजिए, इसके बारे में लिखिएगा। प्रतिजन जिसको एंटीजन बोलते हैं, प्रतिजन रक्त में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन जो है, एंटीजन क्या है? तो एंटीजन एक तरह का प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो आरबीसी की कोशिका कला में पाया जाता है। जो आरबीसी की कोशिका कला में पाया जाता है, हाँ कोशिका कला में पाया जाता है। यानी एंटीजन कहाँ मिलेगा? आरबीसी में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इसे माने ग्लाइकोप्रोटीन को, इसे एग्लूटिनोजेंस, एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है। एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन को। बोलो नेक्स्ट पॉइंट। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। कैपिटल ए कैपिटल बी लिखिएगा। एंटीजन ए और एंटीजन बी। बोलो, ये तो हो गया एंटीजन के बारे में। अगला पॉइंट, रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन पदार्थों को प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज को प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज कहा जाता है। एंटीजन कहां पाया गया? आरबीसी में। एंटीबॉडी कहां पाया गया? प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज। अगला पॉइंट बनाइएगा, एंटीबॉडीज
भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए स्मॉल और एंटीबॉडी बी। जिस तरह से एंटीजन दो प्रकार के हो गया, एंटीजन ए और एंटीजन बी, उसी तरह से एंटीबॉडी भी दो प्रकार का है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब एक चीज समझिएगा, ये एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ नहीं रह सकता है। उसी तरह से एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रहेगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा। जिस ब्लड में एंटीजन ए होगा उस ब्लड में एंटीबॉडी बी होगा, ठीक। जिस ब्लड में एंटीजन बी होगा उसमें एंटीबॉडी ए होगा, और इसी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। उसका आधार क्या है? यही एंटीजन की उपस्थिति। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अगला पॉइंट बना के पहले, एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी ए एवं एंटीजन बी, एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता है। अगर एक साथ हो गया तो क्या होगा? अधिक चिपचिपा हो जाएगा और ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन ही नहीं हो पाएगा, तो रोगी जिएगा कि मरेगा? श्री राम नाम सत्य है हो जाएगा। उसके बाद गर्म कचौरी में लोग भिड़ जाएगा। नहीं तो लिखिएगा, ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं और रक्त नष्ट हो जाता है। तो नष्ट हो जाते हैं। इसे रक्त का अभिश्लेषण, इसे रक्त का अभिश्लेषण, अभिश्लेषण, रक्त का अभिश्लेषण या एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, अभिश्लेषण या एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। रक्त आधान के समय, जब रक्त चढ़ाया जाता है किसी व्यक्ति को, उस समय लिखिएगा, रक्त आधान के समय एंटीजन तथा एंटीबॉडी, एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल किया जाता है, ऐसा तालमेल किया जाता है जिससे रक्त का अभिश्लेषण नहीं होता है या अभिश्लेषण नहीं हो पाए। ऐसा तालमेल किया जाता है जिससे रक्त का अभिश्लेषण नहीं हो पाए, मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन जो है एक साथ नहीं चिपके, नहीं मिले। हो गया बस। अब अगला हेडिंग आप दीजिएगा, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप।
लिखिए ब्लड ग्रुप, या रक्त समूह। लिखिएगा रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था। ब्लड समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था तथा लैंडस्टीनर को इनके इसी कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 30 साल लगे उनको पुरस्कार पाने में। 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य की रक्त की भिन्नता। मनुष्य में जो अलग अलग प्रकार का रक्त है, इसका कारण मनुष्य की रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन अथवा एंटीजन का होना है। ग्लाइकोप्रोटीन अथवा एंटीजन का होना है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है। रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है। पहला ब्लड ग्रुप ए, हाँ, जैसे एंटीजन हम लोग पढ़े ना, 2 प्रकार का, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो जिस रक्त में एंटीजन ए होगा उसे रक्त समूह ए कहते हैं, और जिस रक्त में एंटीजन बी होगा उसे रक्त समूह बी कहेंगे, और जिस रक्त में एंटीजन ए और बी दोनों होगा उसे रक्त समूह ए बी कहेंगे। और एक चौथा विकल्प होगा जिसमें एंटीजन न तो ए होगा और ना ही बी होगा, तो क्या होगा? 0 होगा। तो जिसमें एंटीजन नहीं होगा उसको क्या कहा जाएगा? रक्त समूह ओ कहा जाएगा। यही में 4 कंडीशन हो सकता है, या तो एंटीजन होगा तो ये होगा, या तो बी होगा, नहीं तो ए और बी दोनों होगा, और चौथा कंडीशन में ना तो ए होगा और ना ही बी होगा। लिखिएगा नेक्स्ट वन। अब यही पर एक चीज और समझ लीजिए, हम लोग अभी पढ़े हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति में चलते हैं। यानी कि जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए किस ब्लड ग्रुप में होगा? ए में होगा। तो ए वाले में कौन सा एंटीबॉडी होगा? बी होगा। यानी कि एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए का संयोग नहीं होगा, बल्कि एंटीबॉडी बी का संयोग होगा। उसी तरह से ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। क्लियर? अब प्रश्न उठता है भैया कि ब्लड ग्रुप ए बी में तो दोनों एंटीजन है, तब यह एंटीबॉडी का क्या होगा? तो एंटीबॉडी बेचारा नाराज होकर चल जाएगा। मतलब कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, ना तो ए होगा और ना ही बी होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक? लेकिन अब यहां आइए, ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में इसमें कोई एंटीजन नहीं है। फिर बलराम देखो कैसे सोया हुआ है। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ में जब हम आप चलेंगे तो इसमें एंटीजन कोई नहीं है, तो इसलिए एंटीबॉडी दोनों रहेगा, ए प्लस बी दोनों साथ में रहेगा। समझ में आया? लिख लीजिए।
लिखिएगा, जिस रक्त में एंटीजन ए पाया जाता है, जिस रक्त में एंटीजन ए पाया जाता है उसे रक्त समूह ए कहते हैं। रक्त समूह ए कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त समूह ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। बी जस्ट रिवर्स, ए के भाई बी, सौसे रामायण पढ़ गेली ना, ऐश्वर्या राय के कर मेहरारू से जनबे न कैली। लिखू दूसरा, जिस रक्त में एंटीजन बी पाया जाता है, जिस रक्त में एंटीजन बी पाया जाता है उसे रक्त समूह बी कहा जाता है। ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए पढ़ लिए, अब ब्लड ग्रुप बी समझ गए, उसे रक्त समूह बी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड ग्रुप बी में जहां एंटीजन बी उपस्थित होता है, जहां एंटीजन बी उपस्थित होता है वहीं एंटीबॉडी के रूप में एंटीबॉडी ए होता है। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी को स्मॉल में लिखिएगा, ए को और बी को, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जिस रक्त में, अगला पॉइंट, जिस रक्त में, अगला पॉइंट बना के, जिस रक्त में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित होता है, दोनों उपस्थित होता है, उसे रक्त समूह ए भी कहते हैं। ए भी कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त समूह ए बी में, अगला पॉइंट, रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों अनुपस्थित रहता है। दोनों नहीं मिलेगा इसमें आपको, दोनों अनुपस्थित रहता है। यही वजह है कि ब्लड ग्रुप ए बी केवल ए बी वाले को ही दिया जाता है। लिखेंगे अगला पॉइंट, जिस रक्त में एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित होता है, दोनों अनुपस्थित होता है, दोनों अनुपस्थित होता है, तो उसे रक्त समूह ओ कहा जाता है। तो उसे रक्त समूह ओ कहा जाता है। रक्त समूह ओ कहा जाता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त समूह ओ में एंटीबॉडी ए
एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इसीलिए अगला पॉइंट बनाइए, इसीलिए रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता समूह कहा जाता है। क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त समूह एबी को यूनिवर्सल रिसिपीटर सर्वग्राही कहा जाता है। यूनिवर्सल रिसिपीटर कहा जाता है सर्वग्राही, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। अब आ रहे हैं ना वहां पर से चलता। अगला पॉइंट लिखेंगे, रक्त समूह ए, बी और ए बी की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। जबकि रक्त समूह ओ की खोज डी कास्टलो, रक्त समूह ओ की खोज डी कास्टलो तथा एस्टरली के द्वारा किया गया था। ठीक है, बस अब इसी जगह आगे पढ़ने से पहले हम लोग को एक छोटा सा जानकारी यहाँ लेना है RH फैक्टर के बारे में। हेडिंग दीजिए RH फैक्टर। तब उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा रक्त समूह का व्यक्ति किसको रक्त देगा, किसको रक्त नहीं देगा। लिखिएगा RH फैक्टर या RH तत्व। RH फैक्टर या RH तत्व लिखिएगा। RH फैक्टर की खोज RH फैक्टर की खोज 1940 में लैंडस्टीनर 1940 में लैंडस्टीनर तथा वीनर नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, RH फैक्टर रक्त में पाया जाने वाला RH फैक्टर रक्त में पाया जाने वाला एक अन्य प्रकार का एंटीजन है। एक अन्य प्रकार का एंटीजन है। RH फैक्टर क्या है? तो एक नया एंटीजन है जिसका पता रिसस नामक बंदर से चला था। रिसस नामक बंदर से चला था, इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। इसीलिए इसका नाम
RH फैक्टर रखा गया रिसस बंदर के ही नाम पर। बंदर, हाँ, रिसस नामक बंदर। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त आधान के समय जब किसी को रक्त चढ़ाया जाता है, ब्लड फ्यूजन, रक्त आधान के समय इसी RH फैक्टर की जांच की जाती है। फैक्टर की जांच की जाती है। तो दो कंडीशन हो सकता है रक्त में RH फैक्टर को लेके, क्या तो या तो RH फैक्टर होगा या तो नहीं होगा। नहीं तो जिसमें RH फैक्टर होगा उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जहां RH फैक्टर नहीं होगा उसको RH नेगेटिव बोलते हैं। और चूंकि ये पाया कहां जा रहा है, तो मान लो कि ब्लड ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप ए में दोनों स्थिति होगा, या तो RH प्लस होगा या तो RH नहीं होगा। ब्लड ग्रुप अलग अलग लोगों में है, नहीं तो एक ही ब्लड ग्रुप में दो स्वभाव हो सकते हैं, एक में RH हो सकता है और एक में RH नहीं होगा। तो जिसमें होगा उसमें RH प्लस हो जाएगा, जिसमें नहीं होगा वो RH माइनस हो जाएगा। तो जहां RH प्लस होगा उसी को कहा जाता है A पॉजिटिव, और जहां नहीं होगा उसको कहेंगे A निगेटिव। तो A पॉजिटिव का मतलब समझे, A पॉजिटिव का मतलब हो गया कि A ब्लड ग्रुप वह है जिसमें RH फैक्टर उपलब्ध है, नहीं, और A निगेटिव का मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए वह ब्लड हो गया जिसमें RH फैक्टर नहीं है। इसी तरह से आपको ब्लड ग्रुप बी में भी होगा। देखते हैं, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, यानी कि जहां पर RH उपलब्ध होगा वह पॉजिटिव और जहां पर उपलब्ध नहीं होगा वह निगेटिव। क्लियर? लिखिएगा क्या लिखेंगे लास्ट पॉइंट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस रक्त में RH उपस्थित होता है, जिस रक्त में RH उपस्थित होता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिस रक्त में RH नहीं होता है उससे RH निगेटिव, RH लिखे उसमें माइनस का साइन दे दीजिएगा, RH निगेटिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ब्लड ग्रुप ए में दो कंडीशन बनाइए, ब्लड ग्रुप ए में दो कंडीशन बनाइए, एक में RH पॉजिटिव होगा, एक में RH पॉजिटिव नहीं होगा। तो जहां होगा वहां A प्लस हो जाएगा, यानी A पॉजिटिव हो जाएगा, और जहां नहीं होगा वह A निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से बी में भी होगा, ए बी में भी होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अब जब ब्लड चढ़ाया जाता है किसी को तो इसी RH की भी जांच की जाती है, यानी कि जिसके पास RH पॉजिटिव है उसको RH पॉजिटिव का ही रक्त दिया जाएगा, और जिसके पास RH निगेटिव है उसको RH निगेटिव का रक्त दिया जाएगा। अब ये नहीं कि मान लो कि तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप ए है और हमारा भी ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ए ग्रुप ए वाला ए को चढ़ा दिया, नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम बाकी है। क्या? तब यहाँ RH फैक्टर चेक होगा। अगर दोनों आदमी का फैक्टर अगर मिला तो ब्लड चढ़ेगा, और नहीं तो ब्लड फिर नहीं चढ़ेगा। अगर चढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा? तो यही ब्लड क्लॉट कर जाएगा और व्यक्ति की श्री राम नाम जय है हो जाएगा। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव का और RH नेगेटिव वाले को RH नेगेटिव का रक्त दिया जाता है।
ठीक है, बस। अब है अगला हेडिंग, रक्त प्राप्त करता। कौन सा व्यक्ति कौन सा रक्त प्राप्त कर सकता है, किससे आप रक्त ले सकते हैं। नहीं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जैसे मान लो कि यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किस किस व्यक्ति से रक्त ले सकते हो या आप किन किन को अपना रक्त दे सकते हो। अगला हेडिंग दीजिएगा, रक्त प्राप्त करता। हेडिंग दीजिए, ए बी, ए बी और ओ। प्राप्त करता हो गया, ये देने वाला हो गया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। ऊपर में हो गया प्राप्तकर्ता का, इधर हो गया दाता का, ये डोनर है, ये डोनर दाता तेरे का इनाम, और इधर है प्राप्तकर्ता लेने वाला रिसीवर। यानी कि प्रश्न बनेगा कि यदि ब्लड ग्रुप ए का कोई व्यक्ति है तो वह अपना रक्त किस किस को दे सकता है। किस किस को मतलब कि महिला पुरुष को नहीं, किस किस का मतलब हो गया किस किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को दे सकता है। हो गया। अब समझिए, एक सेकेंड रिवीजन हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन है, ए, तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन है, बी में बी एंटीजन है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीजन है, दोनों है, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है, तो इसमें फिर एंटीबॉडी कौन होगा, तो इसमें कोई नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन है, तो इसमें ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, तो फिर इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी दोनों होगा और इसमें नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। अब ब्लड ग्रुप ए जिसके पास एंटीजन ए है तो अपना रक्त किसको देगा, एंटीजन ए वाले को पहले देगा, नहीं, यानी क्या ए को देगा। अगर इसके पास एंटीजन ए है तो क्या एंटीजन बी वाले को देगा, नहीं देगा, प्लॉट कर जाएगा, ठीक। लेकिन अब ए बी के पास क्या है, दो एंटीजन है, दो किडनी में से वो खराब हो जाएगा, वो ठीक रहेगा तो कुछ दिन जी जाएंगे। उसी तरह से क्या बोलते ब्लड ग्रुप ए बी वाले में इसके पास दो एंटीजन है, ए और बी, तो चलो भैया दोनों नहीं मिला तो एगो तो एंटीजन मिल रहा है, इसलिए यह ए बी को भी देगा। लेकिन ओ वाले में जब आप देखिएगा तो ब्लड ग्रुप ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं है, ना तो ए और ना ही बी, तो उस कंडीशन में क्या ब्लड ग्रुप ए वाला उसको ब्लड देगा, नहीं देगा। भाई एंटीजन किसके साथ वहां मिलेगा, वो ओ को नहीं देगा, ठीक है। अब सेकेंड में ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन है, बी वाले का। भाई बिरादरी में अपना भोज भात करेगा, शादी विवाह करेगा, तो बी वाला ए को देगा, नहीं देगा। बी वाला बी को देगा, यस देगा। बी वाला ए बी को देगा, बिल्कुल देगा। ओ को देगा, नहीं देगा। अब आ जाइए ए बी का। ए बी में दोनों एंटीजन है, ध्यान रखिए, ए बी में दोनों है, ए में दोनों नहीं है, बी में दोनों नहीं है। तो मान लो कि तुम्हारे पास एक वो रोटी खाने का क्षमता है पेट का, और तुमको दो जबरदस्ती मुंह में ठूस दिया जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, या तो वोमिटिंग करोगे। तो वही कंडीशन यहाँ है कि मान लिया जाए कि रक्त समूह ए के पास तो एंटीजन ए ही है, और यदि हम उसको एंटीजन ए और एंटीजन बी वाला भी ब्लड चढ़ा दें तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। मान लो ए से तो ए बी का तो मैच हो गया, लेकिन बी कहाँ जाएगा, नहीं, तो ए बी वाला जो है वो ए को देगा, नहीं देगा, बी को देगा,
नहीं देगा। एबी को देगा, बिरादरी का लोग एल देगा, ओ को देगा नहीं देगा। अब भैया आ गया ओ, तो ओ तो है बेचारा दानवीर कर्म नहीं, एक का कोनो जाते पात नहीं है, तो जिसका कोई जात पात नहीं होगा वो किसी जात में मिल जाएगा, यही ना होगा। तो भाई ये बड़ों के भाई है, आतनियों के भाई है। मतलब ब्लड ग्रुप ओ में ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, इसलिए ये अपना रक्त ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा और अपना तो देवे करेगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये दुनिया में किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। क्लियर हो गया? यहाँ ग्रुप का बात है। अब उस समय आरएच एक होगा आपका, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, लिख लीजिए आरएच के बारे में। तो आरएच में तो हम लोग इस चीज को पहले ही जान गए कि जहां आरएच पॉजिटिव होगा वह आरएच पॉजिटिव वाले को ही देगा। मतलब कि ब्लड ग्रुप ए वाला किसको रख देगा? अगर इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को देगा, और ये निगेटिव है तो ए निगेटिव को देगा। यहां तो क्लियर है आपका? हो गया बस। अब यहां एक चीज और लिख लीजिए इसके बाद, तो मिटा दें। एक छोटा टॉपिक उसके बाद कंप्लीट हुआ यहां तक। देखिए, माता पिता तथा बच्चों में संभावित रक्त समूह। माता पिता, माता गुना पिता बराबर बच्चा। माता गुना पिता बराबर बच्चा, यानी कि माता पिता से ही बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप जाता है। लेकिन इससे पहले एक चीज और आप जान लीजिएगा ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव के विषय में। अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माता का भी पॉजिटिव है, पिता का भी रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माता का भी रक्त समूह पॉजिटिव है, तो होने वाले बच्चे का भी रक्त समूह पॉजिटिव होगा। ठीक, माँ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, तो होने वाले बच्चे का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही होगा। अगर निगेटिव हो गया तो समझ लो कि दाल में काला है, हॉस्पिटल में बच्चा बदलायल है। नहीं, एक कंडीशन यह होगा। दूसरा कंडीशन, यदि पिता का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो गया और माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया, ठीक, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक, अगला, यदि मान लो माता का भी ब्लड ग्रुप निगेटिव और पिता का भी निगेटिव, तो बच्चे का क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। यही तीन कंडीशन होता है। अब इस तीन कंडीशन में एक चीज आप समझिए, तीन कंडीशन में दो कंडीशन आप पॉजिटिव को देख रहे हैं और एक कंडीशन निगेटिव का है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो पॉजिटिव वाले ज्यादा हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें पॉजिटिव रक्त समूह जो है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों की संख्या अधिक है और निगेटिव वालों की संख्या कम है। हो गया? लिखिए यहां पर, दुनिया में, इसको लिख लिए, लिख लीजिए। देखिए, दुनिया में लगभग 14% लोग RH निगेटिव वाले हैं। दुनिया में लगभग 14% लोग RH निगेटिव वाले हैं।
तो बच गया कितना? 86%। तो शेष 86% RH पॉजिटिव वाले। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह किसको कहा जाता है? तो चूंकि लिखिएगा, भारत में सामान्यतः ब्लड ग्रुप ए के समूहों के लोगों की संख्या 23.5% है। 23.5% ब्लड ए ग्रुप का लोग है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड ग्रुप बी वाले लोग 34.5%। 34.5%। नेक्स्ट पॉइंट, ए बी वाले लोग 7.5%। ठीक, और ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग 34.5%। ठीक, तो सबसे कम कौन समूह के लोग है? आई तरीके गजब, ए बी। उसमें भी हमने आपको चर्चा किया कि 14% लोग ही निगेटिव वाला है, 86% पॉजिटिव। तो 7.5% का 14% का होगा जो RH निगेटिव में होगा, यानी कि ए बी निगेटिव कितना? 14% लोग। ए बी पॉजिटिव कितना? 86% लोग। तो सबसे कम वाला कौन हो गया? ए बी निगेटिव। तो सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन हो जाएगा? ए बी निगेटिव। भूलेगा? लिख, ए बी निगेटिव को दुर्लभ रक्त समूह कहा जाता है। क्यों? तो सब लोग आप समझ के डाटा सामने रख दिए हैं। इससे भी नहीं समझ में आएगा तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। यहां तक हो गया क्लियर? चलिए, अब माता गुना पिता इजिकल टू बच्चा। माँ पिता के संयोग करने से जो बच्चा जन्म लेगा, उस बचपा में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, अब वो देखना है। नहीं, अभी तक पॉजिटिव निगेटिव देखे हैं। इसका भी एक लिस्ट बनेगा। खूब प्रश्न पूछा जाता है यहां से, खूब बच्चा फंसता है। देखो, कंडीशन कहता है कि माता का यदि ब्लड ग्रुप ए है और पिता का भी ए हो जाए, हो सकता है कि तो माता का ब्लड ग्रुप ए हो, पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, ए हो, तो बच्चा का क्या होगा? तो ए तो निश्चित होना चाहिए, ए होगा। अगर ए नहीं हुआ तो ओ होगा। या तो एंटीजन आएगा तो ए ना आएगा, और नहीं तो एंटीजन नहीं आएगा। तो जब एंटीजन नहीं आएगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? वो बनेगा। एक कंडीशन हो गया। चलिए, दूसरा कंडीशन कहता है कि मान लो यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी हो जाए, हो सकता है। तो बचने का क्या होगा? ए होगा, बी भी होगा, ए भी होगा और ओ भी होगा। इसमें नहीं पकड़ पाइएगा जब बचवा अपने घर का है कि पड़ोस का है, फिर उसके लिए पहुंचना पड़ेगा डीएनए फिंगरप्रिंट में। नहीं, वहां से धराएगा, ब्लड ग्रुप से इसमें नहीं धराएगा। अब मान लो कि यदि कंडीशन में हो जाए कि माता का ब्लड ग्रुप ए हो जाए और पिता का ए बी हो जाए, हो सकता है। तो बचवे का क्या होगा? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, लेकिन ओ नहीं होगा।
इसलिए कि यहाँ इंटीजर दोनों है वो के पास, इसलिए कोई ना कोई इंटीजर उसको जाना है। नहीं कि आप मतलब समझिएगा आप, हम नहीं समझे, हम बता दिए, मेरा काम बताना था। एक कंडीशन और इसमें होगा कि मान लो कि माई का ब्लड ग्रुप ए हो, अब बाबू के हो मतलब ओ, तो बचवा का क्या होगा? आई गजब, या तो ओ होगा नहीं तो ए होगा, बी होगा नहीं, ए बी होगा नहीं होगा। अगला नोट करते चलिएगा। अगला कंडीशन है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप बी हो जाए और माता का भी बी हो जाए, बी इंटू बी, तो बच्चे का क्या होगा? तो बी तो पहले होगा, अगर बी नहीं हुआ तो ओ होगा, ए होगा नहीं, ए बी होगा नहीं। सब समझ गया। अगला कंडीशन, माता का बी अब पिता का ए बी, क्या होगा बच्चे का? यदि माता का ब्लड ग्रुप बी हो और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो आने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी, ए बी और ओ नहीं होगा। अगला, माता का ब्लड ग्रुप बी, पिता का ओ, तो बच्चे का क्या होगा? बी होगा, ओ होगा, ए नहीं होगा, ए बी नहीं होगा। अब एक कंडीशन और बची है, ओ और ओ नहीं। मान लो माता का भी ओ हो गया, पिता का भी ओ हो गया, तो भैया बचवे का क्या होगा? इसमें इंटीजर नहीं फिट आएगा, तो बचवा का निश्चित रूप से ओ होगा। समझ में आ रहा है? ये सब पढ़ने के लिए है, व्यवहार में मत लाइएगा, तब पता चलेगा डाइवोर्स हो गया। ठीक, एक कंडीशन और बच गया, यदि माता का ए बी और पिता का भी ए बी, माता का भी रक्त समूह ए बी हो जाए, पिता का भी ए बी हो जाए, तो उस कंडीशन में बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? ए बी, ए बी और ओ होगा नहीं होगा। ठीक है, एक कंडीशन और बचता है, या माता का रक्त समूह ए बी और पिता का ओ हो जाए। ये थोड़ा सा अलग है। यदि माता का ए बी हो और पिता का ओ हो, तो एक के पास दोनों एंटीजन है और एक में कोनो एंटीजन नहीं है, तो इस कंडीशन में बच्चे के पास क्या बन जाएगा? या तो ए आएगा नहीं तो बी आएगा, ए बी नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा। ये इसका अपवाद है। क्लियर? इस कंडीशन में बच्चे का रक्त समूह जो है या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। ठीक है, आजकल नोट कर लिए हैं, आजकल देखते हैं शादी विवाह में सामान्य सी एक स्थिति बनी हुई है कि लोग शादी विवाह करता है तो कहता है कि हमको लड़की का ब्लड ग्रुप या ब्लड रिपोर्ट चाहिए। क्यों मांगता है? वो परिवार ज़्यादा काबिल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं बड़ी काबिल हो गया है, आए हैं ब्याह करने के, हम डॉक्टरी कराने हैं, इलाज कराने नहीं। इसके पीछे जो है वह यही ब्लड ग्रुप काम करता है। अब जैसे मान लिया जाए हिंदू परंपरा में खास करके ये कहा जाता है कि एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। विज्ञान भी इसको मानता है कि एक गोत्र में शादी ना हो। क्यों? तो एक गोत्र के जो लोग होते हैं वह एक ही ऋषि के वंशज होते हैं, यानी हमारे जो वंशज हैं वो एक ही हैं। तो माँ पिता अगर एक हो जाएगा तो फिर आने वाले बच्चे को दिक्कत हो, वहाँ ब्लड ग्रुप मैच करेगा, आरएस फैक्टर मैच करेगा, तो वहाँ पे दिक्कत होगा। इसीलिए आजकल लोग शादी विवाह में बायोडाटा के साथ ब्लड ग्रुप भी मेंशन करा लेते हैं, ताकि वो अपने बच्चे के ब्लड ग्रुप से इन सारे चीज़ों को क्लियरफाई कर ले। क्योंकि शादी लोग करता है सुख शांति के लिए घर में, न कि शादी करके आइए या कल से डॉक्टर के यहाँ घूमने लगी। ठीक है, तो लिखिएगा एक पॉइंट आगे बना के इसी से संबंधित, यदि पिता का रक्त, आप लोग इन चीजों को देखते चलिएगा, बच्चा नहीं है,
यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव, यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त RH निगेटिव हो, RH निगेटिव हो, तो जन्म लेने वाले शिशु की मौत मां के गर्भावस्था में होगी। अगर गर्भ में बच्चा नहीं मरा, गर्भावस्था में होगी या जन्म के तुरंत बाद होगी। इस घटना को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इस घटना को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। हो गया बस। अब आप हेडिंग दे दीजिए हृदय, हार्ट। ठीक है। अब हृदय, रक्त जो है हमारे पूरे शरीर में कैसे इसका प्रवाह होता है, तो हृदय के माध्यम से होता है। तो पहले हृदय की चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।